सो पॉलिटी कैश कोर्स में आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। तो लोकल गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या उससे नीचे में होती है उसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहती हैं और ये क्लोजेस्ट होती है कॉमन पीपल के। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो ग्रामीण एग्जिस्ट करता था जो कि अगेन एट विलेज लेवल होता था वैदिक टाइम्स में। फिर सभा हमारे पास होता था, एग्रीकल्चर मैटर्स रिलेटेड समिति होती थी हमारी जुडिशियल पावर से रिलेटेड। फिर मेडिवल टाइम्स हमारा आता है, वहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है गवर्नेंस में, लोकल सेल्फ गवर्नेंस में। हाउएवर द हैंड्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रीच्ड ओनली टू द एडमिनिस्ट्रेट और द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये चीज़ हमारे पास मतलब डिक्लाइन ओवरऑल हमको देखने को मिलता है। फिर ब्रिटिशर्स में अगर हम देखें तो फिर मायोज रेजोल्यूशन आता है 1870 में, जहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन बाय एनलार्जिंग देयर पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ाने की बात की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन मायोज रेजोल्यूशन 1870। फिर रेजोल्यूशन आता है ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन्स रेजोल्यूशन 1882 में आता है, जिसमें कहा जाता है कि हमको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे, तो जैसे कि एंशिएंट इंडिया में थे। तो यहाँ पे ये बात की जाती है। फिर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स आते हैं 1909 में, जो कि रिकमेंडेशंस किसके बेस होता है, तो रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन जो कि 1907 में बनाई गई थी, जिन्होंने कहा था क्या कि एक इलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का इंडिया में। तो उस पर इन्होंने बात किया एंड कैसे क्या करना चाहिए, इलेक्शन कैसे होना चाहिए। फिर आता है मोंटेगो ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म 1919 में, जहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है डायरार्की सिस्टम, जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को मिनिस्टर्स को दे दिया जाता है। तो अगेन दैट डिसेंट्रलाइजेशन एस्पेक्ट दैट वी गेट टू सी। फिर हमारे बात आती है किसकी, तो 1940s के अराउंड अगेन हमारे पास आइडिया आ रहा होता है कि फंडामेंटल राइट्स में और द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंक्लूड करना चाहिए। फिर इसी तरह हमारा आर्टिकल 40 आता है, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनता है, दो इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज़ इन व्हाट DPSP गांधीयन लाइन्स पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन होता है क्या, हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फिर 1957 में बंद राय मेहता कमेटी आती है, राजस्थान जो है वो फर्स्ट स्टेट बन जाता है जो कि पंचायती राज को अडॉप्ट करता है। फिर GVK राव कमेटी, LM संघवी कमेटी एंड 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है। तो अगेन अगर हम देखें तो लोकल गवर्नमेंट है क्या, तो ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या बात किया था, तो अगेन 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी कहती है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, 3 टियर सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पे डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स हों विलेज लेवल पे। राजस्थान पहली स्टेट बन जाती है। फिर अशोक मेहता कमेटी आती है, जो कि कहती है कि 2 टियर सिस्टम होना चाहिए, यहाँ पे 2 टियर सिस्टम प्लस न्याय पंचायत की बात करती है अशोक मेहता कमेटी। फिर GVK राव कमेटी आ जाती है, जो कहता है डेवलपमेंटल रोल होना चाहिए और इसलिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होना चाहिए, जो कि हमें अपॉइंट करना होगा, GVK राव कमेटी कहती है। LM सिंघवी कमेटी क्या कहती है कि भैया डिवाइटलाइज कैसे किया जाए और यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करती है LM सिंघवी कमेटी और इसी के तहत 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रोल्स क्या रहा है PRIs का, तो अगर हम देखें तो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को बढ़ाया है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। विमेन एम्पावरमेंट, 1/3 जो सीट्स है वो विमेन कैंडिडेट्स के लिए रजिस्टर्ड है, रिजर्व्ड है, तो ये चीज़ हो जाती है। डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, डेवलपमेंट, गिविंग वॉइस टू लोकल डिमांड्स, ये सब काम इन्होंने किए हैं। हायरार्कीज़ को तोड़ना, तो जैसे कि अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो कास्ट और क्लास का जो हायरार्की उसको तोड़ना, क्योंकि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन लोकल पीपल को मिल रहा है, तो वो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, क्या है इसका ओवरव्यू, आइए जानते हैं। कुछ कंपलसरी प्रोविजंस है, जैसे ग्राम सभा, 3 टियर पंचायत सिस्टम, डायरेक्ट इलेक्शंस, 21 ईयर्स मिनिमम एज होगी। फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन चेयरमैन की पोस्ट के लिए रिजर्वेशन होगा SC/STs का इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, रिजर्वेशन होगा विमेन के लिए, क्रिएशन होगा किसका, स्टेट इलेक्शन कमेटी एंड स्टेट फाइनेंस कमेटी का। तो ये हो गया। वॉलंटरी क्या है कि अगेन MP MLAs को क्या वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, इस मतलब कि रिप्रेजेंटेशन इन दिस लोकल गवर्नमेंट। बैकवर्ड क्लासेस को क्या रहेगा, PRIs को क्या फाइनेंशियल पावर्स किससे डिवॉल्व करनी है, इस तरह की बातें की गई थी। एंड डिवॉल्यूशन ऑफ फंक्शंस अंडर 21 स्केड्यूल, सो दैट इज़ देयर। अगेन द आइडिया इज़ कि 11 स्केड्यूल के अंदर कैसे हमारे पास जो पावर्स हैं उसको कैसे डिवॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट आइडिया बन जाता है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में अगर देखा जाए तो 1992 में आया था और इसमें कुछ चेंजेस भी हम लेके आए थे, कहाँ पे, इन द
कॉन्स्टिट्यूशन, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने इंसर्ट कर दिया पार्ट 9 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसमें पंचायत को क्या मिल गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया रूरल इंडिया में। इसमें एक 11th शेड्यूल भी ऐड हुआ था, तो 11th शेड्यूल हुआ था जिसमें 29 फंक्शनल आइटम्स किए गए थे। तो अगेन पार्ट 9 11th शेड्यूल 29 फंक्शनल आइटम्स। मेजर फीचर्स क्या थे, तो एक 3 टियर सिस्टम बनेगा फॉर ऑल स्टेट जिनके अंदर पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा है। पंचायत को इस्टेब्लिश कर दिया गया हर स्टेट में थ्रू एक्ट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, और इलेक्शन रेगुलरली होंगे, कितने 5 साल में होंगे। रिजर्वेशन सीट्स होंगी SCs, STs एंड विमेन का नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द सीट्स। SC ST का उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से होगा, तो दैट इज़ देयर आउट ऑफ द रिजर्व सीट्स 1/3 वर टू बी रिजर्व फॉर विमेन ऑफ द SCs एंड STs। तो अगेन SC में भी जो सीट्स रिजर्व होंगे उनका भी 1/3 जो होगा वो विमेन के लिए होगा ऑफ द SC एंड STs। Of the total number of seats to be filled by the direct election, 1/3 have to be reserved for women। ये क्लियरली बोल दिया गया, तो women empowerment सीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनेंस कमीशन की तो बात कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ऑल स्टेट्स जो है उनके पास एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होगा पंचायती राज का, ठीक है, जिसमें बेस में क्या होगा, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या है, तो विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेस को कवर करता है। इंटरमीडिएट लेवल में क्या होगा, मंडल होगा, जिसको हम ब्लॉक या तालुका भी कहते हैं, ठीक है, मंडल या तालुका पंचायत्स, ओके। एंड इसमें अगर देखा जाए तो दिस इंटरमीडिएट बॉडी नीड नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन स्मॉलर स्टेट, तो छोटी स्टेट्स होंगी जिनकी 20 लाख से पॉपुलेशन होगी, उधर मत पे करो तो चलेगा, ऐसा यहाँ पे लिखा गया। एपेक्स लेवल में ज़िला पंचायत आएगा, तो ज़िला पंचायत में अगेन द इंटायर एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इस अमेंडमेंट में बात किया गया एक प्रोविजन का जो था मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ द ग्राम सभा, जिसमें अगेन ग्राम सभा में कौन कौन आता है, तो एडल्ट मेंबर्स जो भी होते हैं, जो कि रजिस्टर्ड होते हैं एज वोटर्स इन द पंचायत एरिया, ठीक है, और इनका रोल कैसे डिटरमाइन होता है, बाय द स्टेट लेजिस्लेशन। इलेक्शंस कैसे होगा, तो ऑल द 3 लेवल्स ऑफ पंचायती इंस्टीट्यूशन आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ऑल 3 लेवल्स डायरेक्टली बाय द पीपल। टर्म क्या है, 5 साल है। अगर स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व करती है पंचायत को बिफोर द 5 years, तो फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए विद इन 6 months ऑफ द डिसॉल्यूशन, तो ये लिखा गया है इस एक्ट में। और अ पंचायत कॉन्स्टिट्यूट अपॉन द डिसॉल्यूशन ऑफ द पंचायत बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स ड्यूरेशन शैल कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड ऑफ द टाइम फॉर विच द डिसॉल्व पंचायत वुड हैव कंटिन्यूड हैड इट नॉट बीन डिसॉल्व्ड। तो उसी टाइम के लिए जितना, मतलब जैसे 3 साल रह गया है तो 3 ही साल के लिए वो करेगी, ये नहीं कि पूरा 5 साल हो जाएगा, ठीक है, अगर बीच में हटा दिया गया था। और 6 months में तो इलेक्शन हो ही जाने चाहिए, फिर जाएगी और रिमेनिंग पीरियड के लिए सर्व करेगी। Also, no member shall be disqualified on the ground that he is less than 25 years of age if he has attained the 21 years. So 21 is the minimum age that is there. Okay. Financial powers क्या है, तो powers again 243G में बात किया गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल जस्टिस के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 243H में कहा गया है स्टेट लेजिस्लेचर कैन इनैक्ट लॉज फॉर द फॉलोइंग, कि कैसे उनको क्या टैक्सेस कैसे लिवाई करना है, इस सब के लिए बना सकते हैं। ग्रांट्स एंड एड कैसे मिलना चाहिए, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन पूरा सुपरिंटेंडेंस करेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। स्टेट फाइनेंस कमीशन होगी आर्टिकल 243I, जो कि अगेन अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट वंस इन 5 years। तो कौन अपॉइंट कर रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। फाइनेंशियल पोजीशन पूरा ये देखेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना है, ठीक है, रेवेन्यूज का बिटवीन द स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट। सो 243I। चैलेंजेस क्या हैं, देयर इज ओनली मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन विच रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो कैसा डिवोल्यूशन होना है, ये स्टेट गवर्नमेंट अभी जैसे फंक्शंस वगैरह का बात करती है ना, जैसे पंचायत को अगेन हैज नॉट बीन गिवन एडिक्वेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिवाई एंड कलेक्ट टैक्सेस वगैरह, तो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन भी अच्छे से नहीं हुआ है। फिर रिकमेंडेशन स्टेट फाइनेंस कमीशन की कभी एक्सेप्ट की जाती है, कभी नहीं, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को क्या पावर है, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमारे को देखने को मिलता है। रिसोर्सेज ही नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं, इस तरह की प्रॉब्लम आ गई है। सेकेंड ARC ने भी कुछ रिकमेंड किया था रूरल गवर्नेंस के लिए कि ग्राम पंचायत शुड बी ऑफ एन अप्रोप्रिएट साइज़, क्या साइज़ होना चाहिए। पंचायत शुड हैव पावर टू रिक्रूट दिस पर्सनल, उनके पास उनके खुद की वर्कफोर्स होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने भी रिकमेंड किया था।
कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज नीड्स टू बी टेकन अप रिगार्डिंग ब्रॉडनिंग एंड डीपनिंग ऑफ रेवेन्यू बेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव मैपिंग होनी चाहिए, क्या मैटर्स हैं 11th शेड्यूल में, इस तरह की बातें की गई हैं। फिर हमारे पास क्या आ जाता है पेसा एक्ट 1996 का। तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, यहाँ पे क्या बात की जाती है कि कंटेक्स्ट क्या है, तो 73rd अमेंडमेंट वर नॉट मेड एप्लीकेबल टू द एरियाज जहाँ पे आदिवासीज रह रहे थे काफ़ी स्टेट्स में। तो यहाँ पे 73rd उधर नहीं लगा रहे, पर जब देखा कि भैया पंचायत से अच्छा काम करे तो 1996 में ये एक्ट लेके आ गया, पेसा एक्सटेंड करना है पंचायत को इन एरियाज़ को। ठीक है, तो जैसे क्योंकि देखो आदिवासीज क्या उनका खुद का ट्रेडिशनल कस्टम्स होते हैं कि कैसे वो कॉमन रिसोर्सेज को मॉनिटर करेंगे, तो इसीलिए जो नया एक्ट हमारा आया पेसा, उसमें इनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया गया है टू मैनेज देयर रिसोर्सेज एंड जिस तरह से वो उसी तरह से चीज़ें करी जाएंगी जैसे उनको एक्सेप्टेबल होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ भी हमने इंश्योर करी। तो इस एक्ट में पेसा में क्या है, तो पार्ट 9 को जो है कुछ मॉडिफिकेशन के साथ एक्सटेंड किया जाता है टू द 5th शेड्यूल नोटिफाइड अंडर आर्टिकल 244 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 244 में जो 5th शेड्यूल एरियाज है उस पर एक्सटेंड करा गया है। 5th शेड्यूल अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, शेड्यूल एरियाज हैं एज वेल एज शेड्यूल ट्राइब्स रिजाइडिंग इन एनी स्टेट अदर देन स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, क्योंकि ये 4 स्टेट्स क्या हैं AMTM जो कि 6th शेड्यूल में आते हैं, तो उनके अलावा 5th शेड्यूल वाली स्टेट्स को एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, तो 10 स्टेट्स कौन सी है 5th शेड्यूल में, तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। ठीक है, इस तरह से इनको एक्सटेंड किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, क्या डेफिनेशन होगा, क्या ग्राम सभा होती है, इस तरह का भी बात किया गया। तो विलेज जो है वो अगेन एक ऑर्डिनरी हैबिटेशन माना जाएगा जहाँ पे मतलब अगेन लोग हैं अपना लोकल काम कर रहे हैं। एवरी विलेज शैल हैव अ ग्राम सभा जहाँ पे उन सब लोगों का नाम होगा जो कि उनके इलेक्टोरल रोल्स में होते हैं एट पंचायत लेवल। ठीक है, ग्राम सभा होगी, ये बात किया गया। यहाँ पे ग्राम सभा या पंचायत को एम्पावर किया गया है एट अप्रोप्रिएट लेवल। राइट टू मैंडेटरी कंसल्टेशन इन लैंड एक्विजिशन, रीसेटलमेंट या रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस पीपल की अगर बात कर रहे हैं। इसके अलावा पंचायत को कहा गया प्लानिंग और मैनेजमेंट ऑफ वाटर बॉडीज़, तो वाटर बॉडीज से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं UPSC में। मैंडेटरी रिकमेंडेशन देना होगा ग्राम सभा या पंचायत का कि किस तरह से लाइसेंसेस मिले फॉर माइंस एंड कंसेशन फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनर मिनरल्स। तो ये हो गया। इंटॉक्सिकेंट्स का कैसे होना चाहिए, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का क्या होना है, लैंड एलिनेशन को कैसे कम करें, विलेज मार्केट्स कैसे लगे, लेंडिंग को कैसे, मनी लेंडिंग को, STs को कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ों पे, एंड लोकल प्लान्स इंक्लूडिंग ट्राइबल सब प्लान्स एंड रिसोर्सेज से रिलेटेड। तो पेसा का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगेन एलिनेशन को रिड्यूस करना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, आउट माइग्रेशन को रिड्यूस करना। ठीक है, मिनिमाइज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल पीपल्स, तो वो चीज़ जैसे अगेन विलेज मार्केट्स और लिक्कर वगैरह का जो आइडिया है वहाँ पे वो। पेसा विल चेक इलीगल लैंड एलिनेशन, विल प्रमोट कल्चरल हेरिटेज थ्रू प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशंस एंड कल्चरल आइडेंटिटी। ये हमारा एक एक्ट हो गया। दूसरा हमारा क्या एक्ट है जो कि आता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में आता है, FRA 2006। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हमारी यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री होती है। ठीक है, इसमें क्या है, जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ का उसको ठीक करना, तो यहाँ पे ये बात की जाती है। ठीक है, कि कैसे सस्टेनेबल यूज़ करते हुए प्लस उनके साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसको ठीक करें। तो टाइटल राइट्स की यहाँ पे बात करी जाती है। ओनरशिप टू लैंड फार्म्ड बाय ट्राइबल्स प्लस फॉरेस्ट ड्वेलर्स अप टू 4 हेक्टर्स। तो 4 हेक्टर्स मतलब एज ऑफ 13 दिसंबर 2005 से हम देखेंगे कि 4 हेक्टर्स का लैंड हम लोगों ने टाइटल राइट्स दे दिया, जो कि मतलब काफ़ी समय से उस लैंड को टिल कर रहे हैं फॉरेस्ट का। ऐसा नहीं है कि भैया फॉरेस्ट का हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट के उसके लिए कि तुम्हारा कोई राइट नहीं, यहाँ पर हमने राइट्स रिकॉग्नाइज किया। यूज़ राइट्स जैसे अगेन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, ग्रेजिंग हो गया, पेस्टोरल राइट्स हो गया, रिलीफ एंड डेवलपमेंटल राइट्स की भैया रिहेबिलिटेट करा जाएगा इन केस ऑफ एविक्शन, एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स भी यहाँ पे हमने बात की गई है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो लोगों को एलिजिबल हैं जो कि प्राइमरीली फॉरेस्ट पे ही रिजाइड कर रहे हैं, जो डिपेंड करता है जिनका लाइवलीहुड, मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द एरिया एंड दोज रिजाइडिंग इन द फॉरेस्ट फॉर मोर देन 75 ईयर्स। तो 75 साल से ज़्यादा जो रह रहे हैं उनको राइट्स दे दिए गए हैं। इसमें ग्राम सभा का क्या रोल रहेगा, तो ग्राम सभा डिसाइड करेगी हुज राइट्स टू विच रिसोर्सेज शुड बी रिकॉग्नाइज, कि किसके क्या राइट्स बनते हैं। ठीक है, वो उनका एक पूरा रेजोल्यूशन वो
फॉर्म करते हैं और वो बात करते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो रिजोल्यूशन ग्राम सभा फॉर्म करती है ये फिर अप्रूव कौन करता है, तो हायर लेवल पे होता है, सब डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहाँ पे स्क्रीनिंग कमेटी होती है जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं प्लस इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं एट द लोकल लेवल। तो वो पूरा ये रिजोल्यूशन चेक करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या रहा है, सिग्निफिकेंस क्या है FRA का। फॉर द फर्स्ट टाइम फॉरेस्ट राइट एक्ट रिकॉग्नाइजेस एंड सिक्योर्स कम्युनिटी राइट्स और द कॉमन प्रॉपर्टी के ऊपर क्या राइट्स बनते हैं इन एडिशन टू देयर इंडिविजुअल राइट्स। तो कम्युनिटी राइट्स को यहाँ पे एक तरह से वो करा गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे हमने बात कर ली किस किस की, तो अगेन पंचायत राज की हमने बात कर ली कि कैसे होता है सिस्टम, कैसे बैठा, फिर हमने पैसा की बात करी एंड उसके बाद हमने FRA की भी बात कर ली है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, अर्बन लोकल बॉडीज़ की। सो दैट्स देयर। फिर अर्बन लोकल बॉडी, अगर हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में देखें तो अर्बन लोकल गवर्नेंस अगर हम देखें तो इंडिया में स्टार्ट होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन 1687। तो ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसके अलावा भी मतलब और भी कॉरपोरेशन में कलकत्ता, बॉम्बे वगैरह वगैरह में बनी, बट मेन जो रहता है फर्स्ट जो होता है वो मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। 1882 में लॉर्ड रिपन का हमारे पास आती है जो कि वाइसरॉय इंडिया थे, और इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया ऑफ लोकल गवर्नमेंट का कि भैया कैसे डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ म्यूनिसिपल गवर्नेंस इंश्योर किया जाए, इस पर हम लोगों को चर्चा करना चाहिए। तो इस तरह की बातें होती हैं। एंड फिर हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आज़ादी के बाद 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1992 का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देता है अर्बन लोकल गवर्नेंस बॉडी को। तो की फीचर्स क्या रहते हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के, कि 3 लेवल्स पे होगा म्यूनिसिपल बॉडीज़। एक होगा नगर पंचायत, जिसको हम टाउन काउंसिल भी कहेंगे फॉर ट्रांजिशनल एरियाज़, जो गांव से शहर बन रहे हैं। फिर म्यूनिसिपल काउंसिल होंगे स्मॉलर अर्बन एरियाज़ के, एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा फॉर लार्जर अर्बन एरिया। टर्म होगा 5 साल। इलेक्शन कौन कराएगा, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगी सुपरिंटेंडेंस इन सब इलेक्शंस का। रिजर्वेशन अगर देखा जाए तो SC/ST इन द प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन इन द म्यूनिसिपल एरिया। मैंडेटरी प्रोविजंस क्या है कि 1/3 सीट्स जो हैं एवरी अर्बन लोकल बॉडी का कौन होगा, तो अगेन रिजर्व होंगी फॉर विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स। इसके अलावा कहा गया कि रिजर्वेशन वर ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द पोजीशन ऑफ चेयरमैन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। फाइनेंस कमीशन हमारी होगी अगेन स्टेट फाइनेंस कमीशन जो देखेगा। प्लानिंग अगर देखा जाए तो वाया डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज़, इस तरह से होगा। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है आर्टिकल 243Z(d) में। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो डेवलपमेंटल प्लान्स जो कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के होंगे उनको कंसोलिडेट करना, ये चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। अगर हम देखें तो DPCs यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़ आर नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 5th शेड्यूल एरिया एंड 6th शेड्यूल एरियाज़। इन दोनों जगह पे ये नहीं है कॉन्स्टिट्यूटेड। स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे प्रोविजंस बनाते हैं कि कैसा कॉम्पोजिशन होना चाहिए, कैसे सीट्स इनकी भरी जाएगी, तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन के वो लोग करते हैं डिसाइड। Minimum 4/5 of all the member of DPC shall be elected by and from amongst the elected members of panchayat at the district level and the municipalities falling within the district. 4/5 members जो हैं वो DPCs के क्या होंगे, elected होंगे। तो ये चीज़ mentioned है। So that is there. And वैसे अगर देखा जाए तो state legislature composition वगैरह से related चीज़ें तय करती हैं। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की अगर हम बात करें तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 243ZE में। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अगेन मेट्रोपॉलिटन एरिया का डेवलपमेंट प्लान बनाना। मेट्रोपॉलिटन एरिया होता क्या है, जहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज़्यादा होती है, ठीक है, एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर। स्टेट लेजिस्लेचर इनके कॉम्पोजिशन वगैरह के बारे में करती है, प्लानिंग बनाती है। मिनिमम 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द MPC shall be elected by and from amongst the elected members of municipalities and the chairpersons of the panchayats falling within the metropolitan area. तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि 2/3 elected होते हैं by whom, by the elected members of municipalities, इनके बारे में भी हमने पढ़ा, and the chairperson of the panchayats. Okay. फिर टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट में अगर देखा जाए तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्यूनिसिपैलिटी होता है, नोटिफाइड एरिया कमेटी होता है, टाउन एरिया कमेटी होता है, कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं, टाउनशिप होती हैं, पोर्ट ट्रस्ट, स्पेशल पर्पस एजेंसी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है,
तो ये भी एक तरह का अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, जो कि हमें बिगर अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलता है। यहाँ पे होता है म्यूनिसिपल कमिश्नर, ज़्यादातर IAS ऑफिसर होते हैं। म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल काउंसिल कौन होते हैं, तो ये भी अर्बन लोकल बॉडी का है। स्ट्रक्चर सेम दैट ऑफ द कॉर्पोरेशन, एंड बस इनके पास फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कम होती है व्हेन कंपेयर टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। नोटिफाइड क्या होता है, तो अगेन फास्ट डेवलपिंग टाउन के लिए नोटिफाई कर दिए जाते हैं। नोटिफाई करता कौन है, स्टेट गवर्नमेंट करते हैं, इंटायरली नॉमिनेटेड होते हैं, तो नोटिफाई कर नॉमिनेटेड होते हैं। टाउन एरिया कमेटी क्या होते हैं, तो अगेन स्मॉल टाउन्स के लिए होते हैं, उनके सिविक फंक्शंस वगैरह के लिए होते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में करें तो सिविलियन पॉपुलेशन जो कैंटोनमेंट एरिया में होते हैं उनके लिए बनते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर होते हैं, स्टैट्यूटरी एक्ट के थ्रू आते हैं। टाउनशिप अगेन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज टू प्रोवाइड सिविक इम्यूनिटीज टू इट्स स्टाफ, ये हमको देखने को मिलता है। पोर्ट ट्रस्ट होते हैं, तो पोर्ट एरियाज में होते हैं। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आते हैं, इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। स्पेशल एजेंसी होते हैं, तो फंक्शंस बेस्ड होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने एक्ट के थ्रू इनको लेके आती है। इंपॉर्टेंस क्या है, तो अगेन जेंडर के लिए, म्यूनिसिपल इलेक्शंस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये थर्ड टेयर ऑफ गवर्नेंस बनते हैं। चैलेंजेस क्या हैं, तो डिस्क्रिशनरी पावर स्टेट देगा, डिवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं, ये सब में प्रॉब्लम होता है। एक्ट इज साइलेंट ऑन द स्टेटस ऑफ मेयर, मेयर का कैसे फंक्शनिंग होगा उस सब पे कुछ नहीं बोल रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है लोकल सेल्फ गवर्नेंस का चैप्टर। थैंक यू।